दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ डेली बेसिस पे द हिंदू को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो आपका कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हिंदी के अंदर ही मतलब कंटेंट जो होता है बिल्कुल हिंदी के अंदर ही होता है, ताकि आपको नोट्स बनाते समय काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कि मत्थाचिपी ना करनी पड़े। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यूट्यूबर्स मतलब यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चैनल्स भी हैं जो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनके लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि उनका जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होता है, तो उसी को हम एक नए इनोवेशन के साथ डबल एफर्ट्स के साथ, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी करने में हमें भी काफ़ी ज़्यादा, हमारी पूरी टीम को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस कंडीशन में हम ये कोशिश करते हैं कि आपको एक कंप्लीट एक आंसर की तरह आपको फॉर्मेट दिया जा सके। यानी कि हम जो टॉपिक होता है तो उसको पृष्ठभूमि से स्टार्ट करते हुए उसकी चुनौतियाँ लाभ बताते हुए उसको आगे के रास्ते तक जो हम लेके जाते हैं, और साथ में जहाँ जहाँ अगर हमें कंपेयर भी करना पड़ता है तो हम उस चीज़ को कंपेयर भी और साथ में बेसिक चीज़ें भी आपको जरूर बताते हैं, ताकि जब आप हमारी वीडियो को एंड करें तो आपको एक मन में ये रहे कि हाँ चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। इस टॉपिक को लेकर अगर कुछ आता है तो मैं GS2 GS1 GS4 GS मतलब वन में मैं किसी भी तरह क्वेश्चन है तो मैं बना सकें। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक तरह से होलिस्टिक व्यू को जो है इस मतलब कि एडिटोरियल को लेके चलते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और साइमल्टेनियसली आप सुनते सुनते आप अपने हिसाब से नोट्स हिंदी में बना सकें, और आपके लिए मतलब कि यूपीएससी की तरफ आगे जिस तरह से हिंदी मीडियम का जिस तरह से रिजल्ट गिर रहा है उसको हम उठाने की यहाँ पे जैसे एक छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश जारी है। तो गाइस चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से बन सकता है कि कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने में जो आपका नेशनल हेल्थ सर्वे है 5 के परिमाणों और भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रमुख प्रभावों को स्पष्ट करें, और इस खतरे के संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख सुझावों पर मतलब कि प्रमुख उपायों पर सुझाव थे। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यस, ये जीएस पेपर 1 में काउंटर किया जा सकता है, साथ में ये पेपर जीएस पेपर 2 में भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 2 में हेल्थ का जो टॉपिक है वहाँ पे भी जो है बनाया जा सकता है, और साइमल्टेनियसली अगर बात करें तो ये ऐसे में भी जो है इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कंटेस्ट कि ये क्वेश्चन कहाँ का जो है फिट किया जा सकता है, और क्वेश्चन की फॉर्मिंग किस तरह से जो है बनाई जा सकती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कुपोषण मुक्त भारत के ऊपर पूरा टॉपिक रहेगा, और साथ में इसमें जो नेशनल हेल्थ सर्वे है 5 उसके परिमाणों को लेकर जो बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में नेशनल जो आपका हेल्थ सर्वे 5 के संपूर्ण जो परिमाण है सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अब इस बार जो नेशनल हेल्थ अगर बात करें, नेशनल हेल्थ जो सर्वे है वो 5 जो कर दिया गया है, लेकिन इसमें पॉजिटिव एनर्जी भी हमें जो देखने को मिल रही है। हालांकि कहीं कहीं चुनौतियां भी हैं, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार महिलाओं की जो संख्या करीब 1000 पुरुषों से 1000 पुरुषों पे 1020 होने की संभावना जो यहाँ पे बिल्कुल 100% जो है मतलब करी गई है। यानी कि अगर बात करें देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर 120 महिलाएं जो हमें अगर बात करें तो हमें देखने को मिली है। साथ में हमें ये भी देखने को मिला है कि 14% तक बड़ी टीकाकरण की जो रफ्तार भी जो यहाँ पे हमें देखने को मिली है, और 64% तक जो स्तनपान जो बढ़ा है। 2015 में ये जो क्या नाम है 55% था, और बैंक खाता धारकों की संख्या में 25% का जो है इजाफा भी जो हमें देखने को मिला है। तो ये बेसिकली अगर बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 के बेहतरीन खबर हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। साइमल्टेनियसली अगर हम यहाँ पे बात करें, जो अगर हम सेक्स रेशो की बात करें, सेक्स रेशो का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि आप मान के ये चलिए कि अगर 1000 पुरुषों पे हमारे देश में कितनी महिलाएं आज के समय हैं। यानी कि अगर मान लीजिए पहले 1000 पुरुषों पे अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो 940 हुई, तो इसका मतलब ये है कि 1000 पुरुष भारत में पैदा हो रहे हैं, तो वहीं 940 जो है महिलाएं भी जो है पैदा हो रही हैं। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे देश में 1000 पुरुष हैं और उसके कंपेरिजन में सिर्फ 940 ही महिलाएं जो है देखने को मिल रही है। लेकिन इस सर्वे ने इस चीज़ को बोला कि 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं जो हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये सच में काफ़ी एक अच्छी खबर जो हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें महिलाओं के रिलेटेड अगर बात करें तो हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ कंसर्न्स एरिया भी हमें जो देखने को मिल रहे हैं, अगर आप नोटिस करें इसको कि जहाँ पर 1000 प्लस मतलब महिला हमें जो देखने को मिल रही हैं, तो इसमें देखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा रहा है वो यूपी और जो बिहार और जो झारखंड वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ हालांकि ये हमेशा सुर्ख में बने रहते हैं, बीमारू क्षेत्र के ऊपर काम मतलब कि देखा जाता है इनको, लेकिन इन्होंने भी इस बार काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हैं, और साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस जो है देखने को हमें मिली है। हालांकि 950 से 1000 के बीच में जो अभी एक एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात ये, और साथ में जम्मू कश्मीर, और साथ में ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और साथ में आपका अगर बात करें तो ये वाला जो एरिया सिक्किम, यहाँ पे हमें जो नेगेटिव चीज़ें अभी थोड़ा, हालांकि चीज़ें अच्छी हैं लेकिन इनको और ज़्यादा मतलब कि प्रयास करने की आवश्यकता हमें जो यहाँ पे देखने को चाहिए। साथ में उन जिसमें जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेजेस हैं, जिसमें पंजाब आपका आ गया, जिसमें आपका अगर बात करें लाइक
सॉरी, ये आपका लद्दाख था, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया, और साथ में आपका दिल्ली भी कहीं ना कहीं इस सुर्खियों में जो है बना रहा है। तो ये ओवरऑल इसका कंटेस्ट है। तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें, अगर मैं द हिंदू के जो कंटेस्ट, जो बिल्कुल क्रिस्प जो चीज़ें निकल के आई हैं, वो यही चीज़ निकल के आई है कि महिलाओं की संख्या में पुरुषों से अधिक है, प्रजनन क्षमता में कमी आई है और भारत वृद्ध हो रहा है। हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि प्रजनन क्षमता जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक महिला मान लीजिए 3 बच्चे पैदा करती है, तो अब इस दौर में बच्चों की संख्या में कमी आई है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का 2.2 फर्टिलिटी रेट हमें जो देखने को पहले मिलता था, यानी कि आप ऐसा समझें, आप मतलब एक महिला 2.2 बच्चों को मतलब एक तरह से लेके चलती थी, ये इसका डेटा निकल के आता था। लेकिन आज के समय एक महिला अब 2 ही बच्चे मतलब कि कुल मिला के जो है पैदा कर रही है। तो ये हम बोल सकते हैं कि प्रजनन क्षमता में कमी आई है और भारत जो है वृद्ध भी हो रहा है। यानी कि हम बात करें ओल्ड एज जो पॉपुलेशन की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो है लोग ओल्ड एज में इन लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़ती चली जा रही है। फिर कुल प्रजनन दर, जिसको TFR, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, किस तरह से होता है, इस सीमा से नीचे आ गई है। साथ में बच्चों के पोषण में सुधार हुआ है, लेकिन धीमी गति से जो हमें चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। भारत भले ही खाद्य सुरक्षित हो, लेकिन पोषण व्यस्त के लिए अभी भी एक समस्या जो है देखने को मिल रहा है। इसमें यह भी बात बोली गई कि जो भारत है वो खाद्य सुरक्षित यहाँ पे हो रहा है, लेकिन पोषण के मामले में, यानी कि पोषण तत्व के मामले में अभी भी जो एडल्ट्स हैं उनमें एक समस्या जो बनी हुई है, क्योंकि वो लोग जो बेसिकली जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और जो पोषण तत्वों की खाने में जो है बेसिकली कमी हमें जो है देखने को मिल रही है। हालांकि एनीमिया में अभी भी जो है भारत जो है फाइट कर रहा है और इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा ठीक नहीं दिख रही है जितना और हमारे जो आंकड़े जो हमें बता रहे हैं। फिर अगर हम बेसिक्स की बात करें, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक्स की बात हो रही है कि बेसिक्स का होना भी पहले आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नवजात मृत्यु दर प्रति, यानी कि देखो नवजात मृत्यु दर को अगर हम बात करें तो इसमें 1000 जीवित बच्चे जन्मों पर जो पहले के 28 दिन की अवधि के दौरान बच्चों की मौतों की संख्या की ओर इंगित करता है। यानी कि जब भी अगर आपका प्रीलिम्स में नवजात मृत्यु दर अगर आ जाए तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 28 मतलब बच्चे के पैदा होने से 28 दिन तक की अवधि को जो है इसमें जो कुल जो दौरान बच्चों की मौतों की संख्या को जो है इसमें दिखाता है। फिर कुल प्रजनन दर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 15 से लेकर 49 वर्ष तक की आयु के बीच प्रजनन आयु के दौरान एक महिला में जन्म लेने की अनुमानित बच्चों की संख्या को जो बेसिकली यहाँ पे दर्शाता है। यानी कि 15 से लेके 49 ईयर्स तक के बच्चों को इसमें जो कुल प्रजनन दल को जो है बेसिकली शामिल किया जाता है। फिर गर्भ निरोधक प्रसार दर को अगर हम बात करें तो ये उन महिलाओं का अनुपात है जो वर्तमान में कम से कम गर्भ निरोधक की एक विधि का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना, लाइक कॉन्डम्स का यूज़, आप भी बोल सकते हैं सेफ्टी पाइल्स मतलब पिल्स का भी यूज़ करना, कुछ इस तरह की जब चीज़ें जब कोई मतलब कि करता है जिससे कि ताकि बच्चा को मतलब बच्चा धारण ना किया जा सके गर्भपात मतलब गर्भ के अंदर, तो उस केस में इसको जो है गर्भ निरोधक प्रसार दर के नाम से जो है बेसिकली इसको जाना जाता है। जिनके यौन साथी उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि जो मैंस जो करते हैं, उस तरह की चीज़ों यहाँ पे जो डिस्कस करी गई है। इससे संबंधित वैवाहिक स्थिति और आयु वर्ग की महिलाओं के संदर्भ में प्रतिशत के रूप में इसको जो है अगर बात करें तो इसको प्रतिशत के रूप में जो है दर्शाया जाता है। जन्म के समय लैंगिक अनुपात, यानी कि इसको SRB के अर्थ से भी जो है हम इसको जानते हैं। अर्थ यह है कि देश के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इसको हम अगर बात करें जन्म के समय लैंगिक अनुपात के नाम से जो इसको जाना जाता है, और यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है जिससे पता चलता है कि आज भी बेटियों के बजाय बेटों को अधिक प्राथमिकता जो है दी जाती है, जिसके कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों मतलब कि बटोर के रखते हैं। फिर स्टटिंग का आशय एक खराब वृद्धि और विकास से है जो बच्चों में खराब पोषण, बार बार संक्रमण और अपर्याप्त मनोवैज्ञानिक उत्तेजन के कारण होता है। यदि किसी बच्चे का वजन उसके कद के अनुपात से कम होता है तो उसको वेस्टिंग के मतलब कि कहा जाता है। यह अक्सर तेजी से और गंभीर रूप से वजन घटाने के लिए संकेत देता है। उसी के जैसे शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष में कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो बच्चे 1 वर्ष तक जो जन्म मान लीजिए जन्म ले लेते हैं लेकिन 1 वर्ष के भीतर मर जाते हैं, तो उसमें जो है शिशु मृत्यु दर के प्रतिशत उसके हिसाब से जो चीज़ों को देखा जाता है। अगर थोड़े बेसिक्स की बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण अगर होता क्या है, तो इसमें देखो दोस्तों अभी तक हमारे 5 राउंड हो चुके हैं। पहला राउंड अगर बात करें 1992 के अंदर हुआ था, अब जो है मिला के नेशनल हेल्थ मतलब नेशनल परिवार स्वास्थ्य संरक्षण जो 5वां जो दौर जो अभी तक हमारी तरफ से जो आ चुका है। अब देखो दोस्तों इस आंकड़े को निकालने के लिए भी बहुत बड़ी एक मशीनरी का
मतलब उपयोग सरकार जो करती है और कहीं ना कहीं अपने स्टाफ के थ्रू ही मतलब ये सारे के काम जो है करे जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में भारतीय परिवार को एकत्रित किए गए विभिन्न नमूनों का एक तरह से ये सर्वेक्षण जो हमें देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें NFHS में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन, शिशु बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, अनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जो यहाँ पे जानकारी जो है बेसिकली जो प्रभाव मतलब कि प्राप्त करी जाती है। फिर NFHS के प्रत्येक क्रमिक दौर के 2 विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जिसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा नीतिगत कार्यक्रमों और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का डेटा यहाँ पे प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मुद्दों के महत्वपूर्ण उभरते पर जानकारी यहाँ पे जो बेसिकली प्रदान करी जाती है। इसी के जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा इसको जो है प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि इसके अंदर मतलब इसके द्वारा मतलब सहयोग जो NFHS है इसके द्वारा किन किन लोगों का इसमें इस सर्वे में सहयोग दिया जाता है, तो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई, ORC मैरको मैरीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका, ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु जिसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि अगर बात करें जो NFHS है वो 3 तरह से जो है बना जाता है, जिसमें आपका मुंबई भी आ गया, 2 US की कंपनियां जो है इसमें जो है मतलब कि फाउंडेशंस अगर बात करें तो इसमें काम करती हैं। और साथ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सर्वेक्षण के लिए IIPS को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जो NFHS के लिए समन्वय और तकनीक मार्गदर्शन देने का जो प्रदान यहाँ पे करती है। तो कुछ इस तरह के इतिहास जिससे से अगर आप देखें आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यही बोला गया है कि 1992 में 1993 में इसको जो है मतलब लाया गया था, जिसको इंफॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विद एन इम्पैक्ट सो ऑन वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन को इसमें जो बेसिकली शामिल किया गया। इसके अंदर NFHS 2 में अगर बात करें इसको 1998 के अंदर कंक्लूड किया गया था, और NFHS 3 को 2005 में कंक्लूड किया गया था, और NFHS 4 को अगर बात करें तो इसको जो है 2014-2015 में जो इसको कंक्लूड जो है किया गया था। हालांकि NF2 और NF3 अगर आप देखें तो बिल्कुल सीक्वेंस के साथ जो चीज़ें हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। बाकी इतिहास के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाली बात यहाँ पे मुझे जो है लगता है। फिर इसी के जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार अगर देखें तो इसको 2019-2020 के दौरान सर्वे के मतलब इकट्ठा यहाँ पे करे गए थे, और कुछ 6.1 लाख घरों का जो है यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया था। एक बात हो, जो सर्वेक्षण किए जाते हैं ये ऐसा नहीं कि हर एक घर में जाके घंटी बजा दें, और हर एक घंटी के साथ नहीं किया जाता है। कुछ चयनित जगहों को वहाँ पे से अगर बात करें तो वहाँ से कुछ लोगों को मतलब कि करके इस तरह के सर्वे जो है करे जाते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सर्वेक्षण को 2 चरणों में बनाया गया था, ताकि क्योंकि उसमें कोविड चल रहा था, तो जिसके कारण इसको 2 चरणों में मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को 2 चरणों में जो हमें देखा गया था। फिर यह 30 सतत विकास लक्ष्यों जिन्हें देश को वर्ष 2030 तक हासिल करना है, उसके लिए एक तरह से ये भी बहुत अच्छी तरह से कड़ी का काम करता है। और इस 5वें सर्वे में कुछ विषय जैसे कि पूर्व स्कूली शिक्षा, दिव्यांगता, शौचालय की सुविधा, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की पद्धति और गर्भपात के तरीके कारण आदि जो है इसमें इस बार जो शामिल करे गए थे। तो अगर क्वेश्चन पीटी के ओरिएंटेड आ जाए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है किस कारणों से, तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर आ जाए कि पूर्व स्कूली शिक्षा, दिव्यांगता, शौचालय की भूमिका, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की पद्धति और गर्भपात के तरीके कारण आदि इसमें शामिल किए गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो है पीटी और एनटी जो हमें देखने को मिलता है। फिर अब क्वेश्चन तो देखिए एडिटोरियल की बात करें तो एडिटोरियल यहीं पे जाके खत्म हो जाता था, लेकिन इसके बाद हमने इसमें ऐड ऑन किया है। ऐड ऑन का मतलब ये होता है कि ठीक है अगर हम इस पे बात करें तो अब हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर भी जो हमें अगर बात करें तो हमें बात करनी पड़ेगी। तो इसमें जनसांख्यिकी के लाभांश के बारे में अगर हम बोलें तो यूएन डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें जो इसमें 14 वर्ष से कम आयु और साथ में 65 वर्ष से अगर बात करें अधिक आयु को जो इसमें अगर बात करें तो शामिल नहीं किया जाता है। तो किसका मतलब ये है कि इनको गैर कार्यशील आयु आबादी कहा जाता है, और साथ में 15 से 64 वर्षों को जो है इसके अंदर जनसंख्या की लाभांश में जो इसको शामिल किया जाता है। जनसंख्या लाभांश के कारण की अगर हम बात करें तो जिसमें गिरती जन्म दर, कम प्रजनन दर और लंबी उम्र में वृद्धि के कारण जो है इसको यहाँ पे देखा जा सकता है। आखिर वो कौन से कारण हैं कि ताकि इनको बाकी इस तरह के जो लाभांश भारत को जो प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसमें गिरती जन्म दर,
कम प्रजनन दर और लंबी उम्र में वृद्धि, यानी कि जब भारत की जनसंख्या ओल्ड पीपल हो, मतलब ओल्ड, जैसे कि देखते हैं ना, जैसे जापान के अंदर ओल्ड पीपल की वृद्ध संख्या की संख्या ज़्यादा है, उसी की जैसे भारत भी कहीं ना कहीं एक ओल्ड अवस्थी में जो है कगार पर धीरे धीरे जा रहा है। तो जनसंख्या लाभांश की अगर बात करें भारत के लिए अवसर के तौर पे देखें तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भारत में विश्व का सबसे युवा कार्यबल मतलब होगा आने वाले टाइम में। उच्च कार्य आयु समूह यानी कि हाई वर्किंग एज पॉपुलेशन भी हमें जो देखने को मिलेगी। हमारे भारत में 65 वर्ष तक की उम्र तक के लोग भी काम करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट रिटायर्ड 58 और 260 के बीच में कर देती है, लेकिन फिर भी अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की भी बात करें तो यहाँ पे जो लोग 65 वर्ष की उम्र या फिर इवन 68 वर्ष की उम्र तक भी जो बंदे जो है काम करते हैं। भारतीय कार्यबल में अगर देखें तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यहाँ पे जो है नेतृत्व, भारतीय कार्यबल और साथ में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यहाँ पे नेतृत्व भी जो देखने को हमें मिलता है। हालांकि जनसंख्या की लाभांश में भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी जो देखने को मिल रही हैं दोस्तों, जिसमें कामकाजी उम्र की आबादी का कौशल विकास, ठीक है, भारतीय स्टैंडर्डों के बीच रोजगार की दर निचले स्तर पर है, और यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब हमें देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष प्लस स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष भारत में बहुत कम है। ग्रामीण शहरी भारत में बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा हमें जो है अधिक जो हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रही है, और जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी कृषि पर निर्भर करता है, और कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में भी मतलब कार्यरत है, और भारत में महिला श्रम की भागीदारी में काफ़ी ज़्यादा जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब ये जो सारी चुनौतियां हैं कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत के सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां जो है हमें जो है देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब जब तक जनसंख्या लाभांश का फायदा जब तक नहीं हो सकता दोस्तों, जब तक कि इस तरह की चुनौतियां हमें जो देखने को मिल रही हैं। तो अगर भारत को जनसंख्या के लाभांश का अगर मान लीजिए अगर फ़ायदा चाहिए तो उस कंडीशन में इन चुनौतियों से फटाफट जो हमें मतलब कि अगर बात करें तो हमें मतलब कि आगे निकलना होगा, और जब जाके भारत एक श्रेष्ठ भारत की तरफ जो आगे बढ़ने की जो यहाँ पे कोशिश करेगा। तो पोषण असुरक्षा के कारण यानी कि रीज़न फॉर द न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी के बारे में देखें तो कुपोषण और गरीब के बीच अंत संबंधी संबंध हमें देखने को मिलता है। यानी कि आपको पता है गरीबी होगी तो कुपोषण होगा, तो एक तरह से एक सर्कल है, यानी कि सबसे पहले हमें गरीबी को हटाना होगा, जब जाके हम कुपोषण को हटा सकते हैं। इसी की जैसे अगर हम कुपोषण को नहीं हटा रहे हैं तो गरीबी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, तो जिसके कारण ये एक तरह से सर्कल की तरह जो है अगर बात करें मतलब एक तरह से एक दूसरे से अंतर संबंध के तौर पे जो है अगर हम बात करें तो काम करता है। फिर खाद बजट का मुद्दा, अभी भी हमारे देश के अंदर खाद बजट का मुद्दा बहुत बड़ा है। काफ़ी लोगों के पास खाद बास्केट में अभी भी पर्याप्त मात्रा में जो है खाद सामग्री जो हमें नहीं देखने को मिलती है। फिर कुपोषण का छिपा हुआ स्वरूप, आपको पता है कि कुपोषण काफ़ी लोगों में पाया जाता है, जिसका छिपा हुआ स्वरूप भी जो है साथ ही के साथ जो अगर बात करें तो हमें जो है देखने को मिलता है। फिर विस्थापन प्रवासन खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, जैसे कि विस्थापन होती है जब चीज़ें माइग्रेंट्स इधर से उधर जाते हैं, साथ में प्रवासन होता है जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते हैं, और खाद्य सुरक्षा को मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है कि उस कंडीशन में भी उनकी बास्केट में अगर खाद्य सुरक्षा के तौर पे काफ़ी इश्यूज जो हैं बेसिकली देखने को मिलते हैं। फिर कोविड-19 के मद्देनजर लंबे समय तक लॉकडाउन भी एक तरह से इसका एक इशू हमें जो है देखने को बेसिकली जो हमें मिल रहा है। फिर नीति निर्धारण और कार्यान्वयन, यानी कि भारत सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब कि इस तरह की स्पष्ट नीतियाँ नहीं है कि भारत मतलब कि हर एक ग्रामीण जनता को खाद मिल सके। हालांकि हमारा नेशनल जो हमारा फूड सिक्योरिटी बिल है वो करीब लाइक मान के चले मतलब कि 80% लोगों को मतलब कि अगर बात करें तो कवर करता है, लेकिन फिर भी उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसाव भी देखने को मिलता है, ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिलती है, और भी सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। फिर लोगों में जागरूकता की कमी भी सबसे ज़्यादा एक कारण है पोषण असुरक्षा के कारण, कि लाइक आप ये ऐसा समझें कि लोगों में कुछ इस चीज़ को लेके अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स को भी लेके तो मतलब कि जागरूकता जो हमें नहीं देखने को मिलती है। फिर भारत के सामने चुनौतियां दोस्तों यही हैं कि सामाजिक कारक हैं सबसे पहले तो, कि हमारे सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि हम लोग जो है सोशल फैक्टर सामाजिक कारण सबसे ज़्यादा चुनौतियों का कारण हमें जो देखने को मिलता है। कोविड-19 अलगाव और थकान, यानी कि जिस तरह से कोविड-19 ने एक मतलब एक तरह से पृष्ठभूमि को चेंज कर दिया है, और साथ में थकान भी है कि लोग अब थक भी रहे हैं एक तरह से कोविड-19 से, कि लोगों के मन में ज़्यादा डर भी जो है अगर बात करें तो देखने को मिल रहा है। साथ में लिंग और पोषण सुरक्षा भी सबसे बड़ा एक मुद्दा आज के समय देखने को मिल रहा है। हालांकि नेशनल हेल्थ सर्वे ने अभी चीज़ें कुछ पॉजिटिव हुई हैं, बट फिर भी आज भी
जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, वहाँ पे लिंग को लेके बहुत बड़ा एक इशू जो है देखने को मिल रहा है। फिर भारतीय कृषि के कारण चुनौतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी इस तरह से इश्यूज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। जिस तरह से आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा फसलों में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और साइमल्टेनियसली अगर बात करें तो काफ़ी ऐसे जो आइलैंड्स हैं जो डूब जाएंगे, तो जिसके कारण जलवायु परिवर्तन भी एक भारत के सामने बहुत बड़ा मुद्दा जो है देखने को मिल रहा है। फिर सरकार द्वारा मतलब कि सरकार द्वारा किए गए उपाय में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन जो है सरकार चला रही है। फिर पीएम पोषण शक्ति निर्माण या फिर पीएम पोषण योजना भी देखें तो चला रही है। फिर अंत्योदय योजना, इस तरह की चीज़ें भी जो है अगर बात करें तो भारत सरकार जो है इस तरह से मतलब सरकार के कुछ प्रयास जो है हमें मतलब कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये काम जो है कर रहे हैं। आगे के रास्ते में देखो दोस्तों यही हो सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर क्षमता निर्माण किया जा सके। मतलब जो भी हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसमें एक क्षमता निर्माण का किया जाना बहुत ज़रूरी है। फिर मजबूत खाद्य पदार्थों के लिए बेहतर खरीद और वितरण मॉडल लागू करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय में सुधार करना भी जरूरी, यानी कि आपस में मतलब कि अगर बात करें बेहतर खरीद और वितरण मॉडल को केंद्र और राज्य को मिलकर आपस में एक दूसरे से समन्वय करके उसमें जो है सुधार करने की आवश्यकता है। फिर मध्य में भोजन उपलब्ध कराना, आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार देना और पीडीएस का उपयोग करना, ये सब चीज़ें अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा हमें जो है फ़ायदा हो सकता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए एचएसजी जैसे जो हमारे स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके मंचों का यहाँ पे जो उपयोग भी जो अगर बात करें तो किया जा सकता है। फिर विटामिन ए, विटामिन डी के माध्यम से दूध का दूधीकरण भी किया जाना चाहिए। फिर प्रौद्योगिकी का यहाँ पे एक तरह से परिचय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसको इन्फ्लुएंस में लेके आना चाहिए। फिर अनुपूरक पोषण आहार कार्यक्रम की आपूर्ति श्रृंखला और संबंधित संचालन भी यहाँ पे जो है किया जाना चाहिए। और टिकाऊ कृषि को अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें तो बढ़ावा भी यहाँ पे जो है दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल। थैंक यू।